हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारा 48वां दिन है, यानी इसके पहले के 47 जो दिन के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो चुकी है। और आज शेड्यूल के हिसाब से हम जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। और आप लोग द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उसको मानते हुए मैंने अब एक नया पैटर्न शुरू किया है और ये जो क्वेश्चन है आपको यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक नीचे जो वीडियो लिंक है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी होती है, तो उस टेलीग्राम चैनल पे आपको पहले ही ये क्वेश्चन, एक दिन पहले शाम को ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप इसको देख पाएँ, इसे सीख पाएँ और अपने आंसर खुद से लिखें। इसके बाद आप इस वीडियो को देखें और अपने आंसरों को मैच कराने का प्रयास करें। इसके अलावा अगर सब कुछ सही रहा, क्योंकि थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम होती है, तो जो आंसर राइटिंग का जो हम इस अभ्यास कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उसको हम क्या करेंगे, लाइव करने का प्रयास करेंगे ताकि लाइव चर्चाएं हो सकें। आपके जो दिक्कत आती हैं, आपको जो थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं, आपने जो कुछ नया सोचा है, कुछ नेटिव सोचा है, हो सकता है कि आपका आंसर मेरे से भी अच्छा हो, तो उसको हम क्या करेंगे, लाइव जो डिस्कशन है उसके माध्यम से डिस्कशन कर लेंगे। और मेरे बारे में आप देख सकते हैं कि 2019 की जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई है उसमें हिंदी माध्यम से इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो हम प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रदान कर दिया गया था। प्रश्न है, चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों के योगदान का सविस्तार वर्णन कीजिए और चर्चा कीजिए कि किस प्रकार मुगल शैली फारसी और भारतीय शैली का संश्लेषण थी। ऐसा प्रश्न पूछा गया। यानी अगर आप देखें तो प्रश्न के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों के योगदान का वर्णन करना है, और दूसरा पार्ट कह रहा है अब आपको चर्चा करनी है कि किस प्रकार मुगल शैली फारसी और भारतीय शैली का संश्लेषण थी। ठीक है, इस बात को समझिएगा। एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूं, फिर डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में है, एलेबोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल्स इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग्स एंड डिस्कस हाउ द मुगल स्कूल वॉज अ सिंथेसिस ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल्स। ठीक है, ये प्रश्न है। अब दोस्तों मैं कुछ एक बात बता देता हूं आपको, यहां पर देखिए, इससे समझिए। कोई भी ऐसा प्रश्न आता है, मान लीजिए मुगल की जगह गुप्त कला बोल दे, गुप्त काल बोल दे, ऐसा आ जाए कि चित्रकला के क्षेत्र में गुप्त काल की जो योगदान है उसका वर्णन करें। ठीक है, आप इस बात को समझेंगे, कभी भी कोई भी कला है या चित्रकला है या स्थापत्य कला है मान लीजिए, ठीक है, इसके अलावा और भी कोई भी प्रश्न आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं जनरली, हमारा देखिए एग्जाम में स्पीड कैसे बढ़ती है, एग्जाम में मेंस आप लिख रहे हैं तो मेंस में स्पीड कैसे बढ़ती है। स्पीड बढ़ने का सबसे बड़ा जो लॉजिक है, अगर आपने बने बनाए कुछ इंट्रोडक्शन तैयार रखे हैं, ठीक है, बने बनाए आपने कुछ निष्कर्ष तैयार रखे हैं, तो आपकी जो स्पीड है वो बहुत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मुख्य भाग के आपको पॉइंट्स पता है, केवल जो क्वेश्चन पूछा है उसी हिसाब से आपको पॉइंट्स अरेंज कर देने हैं, तो आपकी जो स्पीड है एग्जाम में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए बात यही समझिएगा कि ऐसा कोई भी प्रश्न आ रहा है कि मुगल काल में स्थापत्य कला के योगदान का वर्णन कीजिए, गुप्त काल में स्थापत्य कला या गुप्त काल में चित्रकला, गुप्त काल में मूर्ति कला, ऐसा कोई भी प्रश्न आ रहा है, ठीक है, मौर्य काल में ऐसा कुछ पूछ रहा है, कोई भी काल में ऐसा कुछ पूछ रहा है, तो आप इस बात को समझिएगा। इंट्रोडक्शन आप एक फिक्स कर सकते हैं, एक तरीका इंट्रोडक्शन लिखने का यह है, आप बता दें कि कलाओं का विकास क्यों होता है, या फिर आप इसको बता सकते हैं इस काल में कलाएं क्यों विकसित हुई, समृद्धि क्यों आई कला में। तो देखिए सीधी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो कला है, चित्रकला हो या मूर्ति कला हो या फिर जो अन्य कला हो, ये आप इसको अगर गौर से समझें, ये विलासिता की वस्तुएं मानी जाती हैं। आप देख सकते हैं अगर किसी के घर में कलात्मक जो आकृतियां हैं वो रखी हैं, कलात्मक चीजें रखी हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो इंसान धनी है, अमीर है। आप अमीर हैं तभी आप एम एफ हुसैन की पेंटिंग खरीद सकते हैं, आपके पास पैसा है तो ये आप पेंटिंग बनवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा, यानी समाज में अमीर वर्ग था, समाज में अमीर वर्ग था, समाज के पास पैसा था। और पैसा कब आता है? जब जो प्रशासन होता है, प्रशासन स्थायित्व को प्राप्त करता है। ठीक है, जब भी प्रशासनिक स्थायित्व होता है, चाहे आप देखेंगे गुप्त काल में, या फिर आप देखेंगे चोल काल में, या फिर आप देखेंगे मौर्य काल में, आप देखेंगे मुगल काल में, जब जब प्रशासन में स्थायित्व रहा है तब तब कलाओं का विकास हुआ है भारत में। ठीक है, आप देखें जो बीच में कुछ जो भी सल्तनत काल में जैसे कुछ एकाध सल्तनत ऐसे आए जो 10 साल 20 साल में चले गए, तो उन्होंने बहुत कलाओं को प्रोत्साहित नहीं कर पाए। क्यों? युद्ध में बिजी थे। ठीक है, अपने क्षेत्र बचाएंगे तब तो कलाओं को प्रोत्साहित करेंगे, आप इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन होगा
इंट्रोडक्शन का एक तरीका आप ये फिक्स कर सकते हैं, आप इसको बता सकते हैं कि मुगल काल या मौर्य काल या फिर गुप्त काल। इंट्रोडक्शन में ऐसे लिख सकते हैं कि ये काल प्रशासनिक रूप से स्थायित्व प्राप्त था, अधिक राजस्व अर्जित करता था, तो विलासता की वस्तुओं यानी कलाओं में समृद्धि प्राप्त हुई। इस तरह का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा तरीका जो इंट्रोडक्शन लिखने का है वो ये बता सकते हैं, इंट्रोडक्शन में आप उन कलाओं की थोड़ी सी विशेषता लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे गुप्त काल की मूर्ति कला, ठीक है, गुप्त काल की मूर्ति कला आप देखेंगे, गुप्त काल में जो मूर्ति कला थी, एक तो कांस्य की कुछ मूर्तियां थी, ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे मथुरा कला की क्या थी, एक्सपेंशन थी, यानी मथुरा कला का विस्तार माना जाता है गुप्त काल की मूर्ति कला को। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि क्या है, मथुरा कला का प्रभाव देखने को मिलता है गुप्त काल की मूर्ति कला में, ऐसा बता सकते हैं। मुगल चित्रकला में आप बता सकते हैं इंट्रोडक्शन जो दूसरा तरीका है कि ये जो मुगल चित्रकला है वो पारसी एवं भारतीय प्रभाव, यानी आप कह सकते हैं देशज प्लस विदेशज प्रभाव से युक्त है। तो ये दो तरीका आप, ठीक है, इंट्रोडक्शन का बता सकते हैं। मान लीजिए कोई स्थापत्य कला ही पूछा है, जैसे स्थापत्य कला, मौर्यकालीन स्थापत्य कला पूछा है, तो आप क्या बता सकते हैं, इसमें कुछ पर्शिपोलियन यानी जो ईरानी है पर्शिपोलियन बिल्डिंगों का यानी स्थापत्य का भी थोड़ा सा प्रभाव है। इस तरीके से भी आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा प्रश्न है वो क्या मांग है और उसको एक बार सॉल्व करते हैं। अच्छा ये देखिएगा, ठीक है, तो मैंने ये बता दिया कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। एक ये बता सकते हैं कि देशज और विदेशज प्रभाव से युक्त है मुगल कला, ठीक है, पर्शियन और भारतीय, इसके अलावा यूरोपीय भी। दूसरा बता सकते हैं किन कारणों से इस चित्रकला का विकास हुआ, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि प्रशासनिक स्थायित्व प्राप्त था, ये सब चीजें थी, तो इस कारणों से विकास हुआ। तो ये अलग अलग तरीके आप फिट कर लें दिमाग में। मान लीजिए मैं क्यों बोल रहा हूं दो तरीके, तीन तरीके फिट कर लीजिए। मान लीजिए यूपीएससी का दिमाग खराब हो, उसने दो कलाएं लगातार पूछ दी, एक मुगल कला पूछ दिया और एक गुप्त कला पूछ दिया। अब आप क्या करेंगे, जैसे आप देखेंगे गुप्तकालीन सिक्का कला ऑलरेडी पूछ चुकी है, न्यूमिज्मेटिक आर्ट, जो भी है सिक्का कला, हिंदी में मैं बोलता हूँ, मेरी तो हिंदी है, सिक्का कला पूछ चुका है ऑलरेडी यूपीएससी। सिक्का कला पूछा है 2017 में। आप इंट्रोडक्शन किस तरह से लिख सकते हैं, भाई सिक्के मिले मार्केट में, सिक्के आए, सोने चांदी तांबे के सिक्के बने, तो सिक्के कब बनेंगे, जब हमारे पास अधिशेष होगा। भाई सोना होना भी तो चाहिए, तभी तो सोने का सिक्का बनेगा। तो कुल मिला जुला के कहीं ना कहीं वो जो आर्थिक समृद्धि थी तत्कालीन जो विकास था, जब स्वर्णिम विकास होता है, जब आर्थिक अधिशेष होता है, तभी ये चीजें जो क्रिएटिविटी आती है मानव में, क्रिएटिविटी तभी आएगी अधिकतर, ठीक है। क्रिएटिविटी तभी आती है जब मानव के पास समय रहता है, ठीक है, जब मानव के पास समय रहता है तभी क्रिएटिविटी आती है ना। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। अच्छा ये कोई फिक्स नहीं है, नहीं तो आप कहेंगे सर जो मध्यकालीन समाज था, मध्यकालीन का मेरा मतलब है जो मध्य पाषाणकालीन समाज था, उसमें भी लोगों ने चित्रकलाएं की थी, उसमें भी कलाएं की थी। तो बात सही है, चित्रकलाएं अपनी अभिव्यक्ति का साधन एक होता है, लेकिन अभिव्यक्ति का साधन होता है तो आप इस बात को इससे समझ सकते हैं कि अभिव्यक्ति का साधन बहुत ही सीमित होता है, ठीक है। आपके पास पहले खाने को होगा तभी आप चित्र बनाएंगे, लेकिन इस बात को समझिएगा जब दरबार और जब राज्य आपको प्रोत्साहित करना शुरू कर देगा कि आप चित्र बनाएं और खाने की व्यवस्था हम कर देंगे, तो आप समझ सकते हैं चित्रकलाओं का वाकई विकास वो माना जाएगा, ठीक है। तो ये तरीके का इंट्रोडक्शन आप दो तरीके का तैयार कर सकते हैं, एक तो किन कारणों से विकास हुआ, एक आप ये बता सकते हैं कि किन प्रभावों से मिलकर बना है, ठीक है। अब मुख्य भाग में देखते हैं, मुख्य भाग में दो पार्ट हैं, एक तो आपको मुगलों के योगदान का वर्णन करना है और दूसरा फारसी विशेषताएं और भारतीय विशेषताएं बतानी है, ठीक है। अच्छा देखिए, मुगलों के योगदान का वर्णन करना है। अब मैं यहां पे एक बार थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग को चीजें ज्यादा समझ में आए, क्योंकि हिस्ट्री जनरली बहुत ही आप कह सकते हैं डाइसी है, जो एग्जाम में बहुत ही डाइसी है हिस्ट्री, क्योंकि देखिए कंटेंट सबने सेम पढ़ा है। आपने भी मीडिएवल हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ा है, ठीक है। आपने भी टेस्ट सीरीज लगाई होगी, मैंने भी टेस्ट सीरीज लगाया, कंटेंट सेम है। इवन आपके सामने अगर मॉडल आंसर रख दूं कि देखो ये है मॉडल आंसर, यहां से मैंने क्वेश्चन उठाया, यहां से मॉडल आंसर है, तो भी अगर चार आदमी पढ़ रहे हैं उस मॉडल आंसर को, तो चार आदमी अलग अलग तरीके से अपना आंसर लिखते हैं, ठीक है। हर आदमी की अप्रोच अलग अलग होती है। और यूपीएससी में सीधी बात है, मार्क्स उसी को अच्छे मिलेंगे जो 200 शब्दों का ये प्रश्न है या 250 शब्दों का अगर प्रश्न है यूपीएससी में, तो आपको इस वर्ड लिमिट में सारे उत्तर को कंप्लीट करना है विथ लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के साथ, ठीक है। और कई तरीके हो सकते हैं, और जो उसमें ज्यादा इनोवेशन करेगा, जो बहुत अच्छे से लिख देगा, उसी को यूपीएससी एक्स्ट्रा मार्क्स देगी। तो अब मैं अगर बात करूं एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए मुगलों के योगदान का वर्णन करना है, तो एक तरीका आप क्या बता सकते हैं कि ये बता सकते हैं कि मुगल आए तो भारत में क्या लाए, अलग अलग तरीके की चित्रांकन शुरू किया,
ठीक है। लघु चित्रकारी, पहले दीवार भित्ति चित्रकारी भारत में ज्यादा फेमस थी, मुगल आए तो लघु चित्रकारी शुरू हो गई, ठीक है। मुगल आए तो भारत में क्या हुआ, आप कह सकते हैं फारसी अरबी प्रभाव देखने को मिला, सोने चांदी के बॉर्डर शुरू हो गए, ठीक है। इस तरीके से आप, एक तरीका ये है कि आप बता सकते हैं मुगलों का योगदान ये है कि मुगलों ने ये शुरू किया, ये शुरू किया, ये शुरू किया, इस चीज को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। जैसे कुछ बता सकते हैं कि प्राकृतिक दृश्य या फिर सामाजिक राजनीतिक जो व्यवस्थाएं थी या शासकों की जो मंत्रणाएं थी उनको चित्रित किया। एक तरीका यह है आपका बताने का, ठीक है, इस बात को समझिएगा। दूसरा तरीका यह है कि मुगलों का योगदान बताना है तो मैं मुगल शासकों के योगदान से शुरू कर दूं, अरेंज करके। मैं पहले बता दूं अकबर हुमायूं ने ये काम किया, उनके दौरान ये चीजें आई, ठीक है। बाबर हुमायूं ने, उसके बाद अकबर और जहांगीर आए, उन्होंने ये काम किया इस दौरान और ये विशेषताएं लाई। उसके बाद आया जो भी शाहजहां और औरंगजेब के दौरान इन कारणों से कला का ह्रास हुआ। ऐसे भी मैं, एक तरीका ये हो सकता है आंसर राइटिंग का। अब ये क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो दोनों लोग के दो अलग तरीके के आंसर हैं, इसमें जिसका ज्यादा अरेंजमेंट अच्छा होगा तो सीधी बात है यूपीएससी उसको एक्स्ट्रा मार्क्स देने वाली है, ठीक है। तो मैंने जो अरेंजमेंट यूज किया मैं वो बता रहा हूं, आप अपना अरेंजमेंट चाहें तो दूसरे तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कशन करना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, मुगलों ने भारत में प्रशासनिक स्थायित्व प्राप्त किया। सीधी बात है, मान लीजिए लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, जैसे अभी देखेंगे हम आगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो कलाओं का विकास होना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा जब होता होगा तो कलाओं का कोई विकास हो नहीं सकता, इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा, मुगलों ने भारत में प्रशासनिक स्थायित्व प्राप्त किया जिससे प्राप्त राजस्व एवं संघर्ष के अभाव ने कलाओं, मुख्यतः चित्रकला में विशेष योगदान दिया, ठीक है। मैंने वही बताया कि कलाओं का, विशेषकर चित्रकलाओं का में विशेष योगदान मुगलों का है, ठीक है। वही इंट्रोडक्शन मैंने दूसरे तरीके वाला लिखा है, आप चाहें तो पहले तरीके वाला इंट्रोडक्शन लिख दे कि फारसी प्लस इसका, या फिर आप ऐसे लिख दें कि देशज प्लस विदेशज प्रभाव का मिश्रण मिलता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा, बाबर एवं हुमायूं युद्धों में व्यस्त थे, इसके कारण चित्रकला का सीमित विकास हुआ। देखिए मैंने वही बात अपनी बता दी, देखिए ऊपर आप देख रहे होंगे मैंने बताया प्रशासनिक स्थायित्व तो आवश्यक है, कलाओं का विकास अधिकतर तभी हो सकता है जब प्रशासनिक स्थायित्व तो मिलेगा, है ना। कुछ ना कुछ चाहिए भाई, कमाने को पैसा चाहिए, पहले आप खाएंगे ना कि आप पहले चित्रकला का विकास करेंगे। तो वही मैंने लिखा, युद्धों में व्यस्त रहने से चित्रकला का सीमित विकास हुआ बाबर और हुमायूं के काल में। हालांकि हुमायूं ने अपने दरबार में अब्दुल समद, मीर सैयद अली नामक फारसी चित्रकारों को दरबार में जगह दी। अब देखिए मैंने बेसिकली आंसर का अप्रोच क्या रखा है, मैं इंट्रोडक्शन में ही बता रहा हूं, यहां पे जो मैं फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, मुगलों के योगदान का वर्णन कीजिए। अब मैं फर्स्ट पार्ट में ही बता रहा हूं कि मुगल ने क्या किया है, मुगलों ने बेसिकली फारसी चित्रकारों को दरबार में लिया, मुगलों ने बेसिकली भारतीय चित्रकारों को दरबार में जगह दी, और जब फारसी और भारतीय मिले तो ये मिश्रित चित्रकारी प्रारंभ हुई, जो कि हमारा सेकंड पार्ट पूछा है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अरेंज हो जाएगा, सेकंड पार्ट अपने आप कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि फारसी विशेषताएं और भारतीय विशेषताओं का संश्लेषण है, ये पूछा है। तो आप देख सकते हैं जब एग्जामिनर पढ़ रहा होगा तो उसको फीलिंग आ रही होगी, अच्छा वेरी गुड, फारसी चित्रकारों का आया, फारसी चित्रकार दरबार में आएंगे तो क्या करेंगे, फारसी विशेषताएं लाएंगे। जब हिंदुस्तानी कलाकार भारत में दरबार में आएंगे तो वो हिंदुस्तानी विशेषताएं लाएंगे, और जब दोनों मिलकर साथ काम करेंगे तो क्या होगा, वहीं से संश्लेषण प्राप्त होगा। तो मैंने इस तरह का आंसर लिखने का प्रयास यहां पर किया है, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया उसी में कि भारतीय चित्रकला भित्ति चित्रों से अब लघु चित्रकारी के स्वरूप में आ गई। यानी जब मुगल आए भारत में बाबर हुमायूं के काल में ही, तो क्या हुआ, पहले भित्ति चित्रकारी, आप देखेंगे गुप्त काल में या फिर जो प्रारंभिक प्राचीन भारत है उसमें क्या हो रहा है, उसमें भित्ति चित्रकारी, अजंता, बाघ, बादामी, इनकी गुफाओं में आप देखेंगे जातक कथाएं, ठीक है, एक कोई रानी मर रही है, कोई राजकुमारी मर रही है, स्वर्गवास का चित्र है, बुद्ध के अलग अलग मुद्राओं का चित्र है, ठीक है। तो बोधिसत्व के विभिन्न चित्रण किए गए वहां पर, तो ये बातें हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब कपड़े पर पेंटिंग, लघु पेंटिंग, छोटी पेंटिंग शुरू कर दी गई बेसिकली अधिक मात्रा में। ऐसा नहीं था कि इसके पहले पेंटिंग लघु होती नहीं थी, आप पाल चित्रकारी भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत पेंटिंग होती थी, लघु चित्रकारी शुरू किया गया था। लेकिन अब क्या हुआ, बृहत मात्रा में शुरू कर दी गई। तो भारतीय चित्रकला भित्ति चित्रों से अब लघु चित्रकारी के स्वरूप में अधिक आ गई, ऐसे लिख दें, इसको अधिक प्रोत्साहित हो गया, ठीक है। दूसरा, अकबर एवं जहांगीर के काल में, ठीक है, अकबर एवं जहांगीर के काल में क्या हुआ, दसवंत एवं बसावन जैसे प्रमुख चित्रकार। अब देखिए भारतीय हो गए, दसवंत एवं बसावन, तो ये हो गया, आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे मैं संश्लेषण को आगे दिखा दूंगा सीधे। तो क्या है, दसवंत एवं बसावन प्रमुख चित्रकार, इन्होंने चित्रशालाएं एवं चित्रकारी विभाग बनाए। तो अकबर ने, पता होगा आपने, चित्रकारी विभाग बनाया था।
आगरा में जहांगीर ने चित्रशालाओं का निर्माण किया था, तो इन्होंने ये सब काम किया। विभिन्न हिंदू ग्रंथों, जातक कथाओं पर आधारित चित्रों का निर्माण हुआ। अब ये बात समझिए, फारसी चित्रकार आए थे, हिंदुस्तानी चित्रकार आए, तो देखिए इन चीजों पर काम कर रहे हैं, हिंदू ग्रंथों, जातक कथाओं पर आधारित चित्रों का निर्माण, ठीक है, ये काम शुरू किया गया। फिर मैंने बताया जहांगीर स्वयं महान चित्रकार था। इसके दौरान क्या हुआ, कॉमा लगा के यहां पे इसीलिए लिख दिया है, व्यक्तिगत पोर्ट्रेट का निर्माण प्रारंभ हुआ अधिक तरीके से। और जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि अगर एक चित्र में 2 आर्टिस्ट ने काम किया है तो जहांगीर बता सकता था इस आर्टिस्ट ने ये काम किया, इस आर्टिस्ट ने ये काम किया, यानी बहुत ही पारखी नजर थी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ना ही स्पेस है, तो हम ये चीजों को लिखें। और हिंदी मीडियम की यही बड़ी समस्या है कि हमको जितना ज्ञान होता है हम चाहते हैं कि जरूर उड़ेल दें, कुछ रह ना जाए, है ना। तो ये बात समझिएगा, ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, दरबार एवं बाजार के दृश्य, शिकार आदि गतिविधियां यहां पर लाई गई। किसमें लाई गई? अकबर एवं जहांगीर के काल में बेसिकली किस चीजों पर फोकस किया गया? दरबार एवं बाजार के दृश्य आदि गतिविधियां। तो देखिए मैं क्या बता रहा हूं, इनका योगदान क्या क्या था, मैं इस तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, शाहजहां के काल के दौरान, अब अकबर खत्म हो गए, जहांगीर खत्म हो गए, बाबर हुमायूं पहले खत्म कर दिया, अब शाहजहां के दौरान आया, तो ज्यादा नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा? शाहजहां काल के दौरान समृद्धि बनी रही, जो चित्रकलाएं चल रही थी वो बनी रही, जबकि औरंगजेब की कट्टरपंथी प्रवृत्ति के कारण दरबारी चित्रकला का ह्रास हुआ। तो मैंने यहीं पर अब क्या किया, योगदान बता के खत्म कर दिया, क्योंकि बेसिकली आप देखेंगे लगभग हर योगदान को मैंने ऊपर चर्चा कर दी है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, यही सिंपल सी बात बता दी कि यार ऐसा है, औरंगजेब अधिक कट्टर प्रवृत्ति का था, तो उसने कहा कि भाई देखो चित्रकारी उत्कारी ये सब जो काम है ये इस्लाम परमिट नहीं करता है, ये सब काम बिल्कुल बैन होगा, और उसने सारे बंद कर दिए तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो मैंने ये बात बता दी। अब जो सेकंड पार्ट है उसको मैंने देखिए कैसे हेडिंग डाला है, मुगल शैली, फारसी एवं भारतीय शैली का एक संश्लेषण, यहां पर ऐसे लिखना होगा, एक संश्लेषण, ठीक है। ये हेडिंग डाल दी मैंने, क्योंकि सेकंड पार्ट यही पूछा है कि बताएं कि किस प्रकार ये संश्लेषण है, तो मैंने वो बात बता दी। अब देखिए क्या लिखूंगा, एक पॉइंट लिख दूंगा भारतीय विशेषताएं, उसको 1 2 3, दूसरा लिख दूंगा फारसी विशेषताएं, उसको 1 2 3, यहां पर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हैं, यही ऐड कर सकते हैं कि विभिन्न फारसी एवं भारतीय चित्रकारों दोनों के दरबारों में काम करने के कारण ये एक संश्लेषण चित्रकारी है, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने भारतीय विशेषताएं बताई। पहला, विषयों का यथार्थवादी चित्रण। भारतीय विशेषताएं क्या थी? यथार्थवादी चित्रण करते थे, मतलब आप कहानी देखेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल सही है, ऐसा ऐसा कुछ हो रहा था, यानी लगेगा घटनाएं वाकई में ऐसी हुई हैं। नैतिक शिक्षाएं एवं जातक कथाओं का चित्रण करते थे। उदाहरण के तौर पे तूतीनामा जो ग्रंथ जो बनाया गया उसमें जो चित्रकारी की गई है वो एक भारतीय ग्रंथ है, मुझे उसका एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, सप्त सूतक ऐसे कुछ नाम है, शायद सप्त सूतक है, एक बार उसको देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा नहीं है, जब नाम याद नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो तूतीनामा क्या है, इस प्रकार का एक एग्जाम्पल है, उसमें क्या है, उसमें नैतिक शिक्षाओं का वर्णन है, जातक कथाओं के द्वारा चीजों को समझाने का प्रयास किया गया है। और मुगल चित्रकारी में एक जो हिंदू विशेषता है या फिर हम कह सकते हैं जो भारतीय विशेषता है उसमें पहली विशेषता यही प्रमुख है। दूसरी विशेषता क्या है, कूची का प्रयोग किया गया, कूची मतलब ब्रश का प्रयोग किया गया। इसके द्वारा हिंदू देवी देवताओं प्रतीकों, उदाहरण के तौर पर स्वास्तिक, कमल, ठीक है, इन चीजों को आप बता सकते हैं कि कमल इत्यादि एवं पत्तीकारी का प्रयोग किया गया है, ठीक है, एवं पत्तीकारी का प्रयोग किया गया है। तीसरी विशेषताएं 3D चित्रण तथा प्राकृतिक दृश्यों की बहुतायत है, यह है भारतीय विशेषताएं। 3D चित्रण मतलब चित्र में आपने जब डेप्थ दिखा दिया, आपने दिखा दिया कि बैकग्राउंड में भी कोई पक्षी उड़ रहा है, कुछ चीज, जैसे ये है। 2D मतलब सिर्फ ये दिखाते, केवल यहीं पे फोटो बना देते, और 3D मतलब ये तो है ही, साथ में मैंने दिखा दिया कि यहाँ पर चांद सितारे हैं, यहाँ पर कुछ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर सड़क बनी हुई है, ऐसे मैंने 3D चित्रण कर दिया। तो ये प्रभाव भी, ठीक है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं प्रकाश, है ना, एवं छाया प्रभाव, ये विशेषताएं कुछ थी, कुछ एक्स्ट्रा याद आए तो आप लिख सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं लिखा, चीजें तो और याद थी, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो है पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि लिमिट, वर्ड लिमिट खत्म हो जाएगी। अब फारसी विशेषताएं, फारसी विशेषताओं क्या है, चित्रों में सुलेखन, ठीक है, अरबी सुलेखन बहुत अच्छा अच्छा, ऐसे पता नहीं कैसे कैसे लिखते थे, कुछ बढ़िया बढ़िया, यहाँ पे डॉट ऐसे ऐसे देखेंगे, कुछ कुछ बना हुआ है, हाँ समझ में नहीं आएगा लेकिन डिजाइन देख सकते हैं आप लोग। चित्रों में सुलेखन तथा नीले रंगों की बहुतायतता, तो जो नीले रंग एक्स्ट्रा प्रयोग किए जा रहे हैं वो किसकी व्यवस्था है, फारसी विशेषता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, लघु चित्रकथाएं मुख्यतः फारसी दंत कथाओं से प्रेरित थी। तो कुछ जो लघु चित्रकथाएं हैं वो किसके द्वारा, किससे प्रेरित है, फारसी दंत कथाओं से भी प्रेरित है, ठीक है। और जो आखिरी पॉइंट है वहां पे क्या लिखा है मैंने,
चित्रों में सोने चांदी के अलंकृत बॉर्डरों का प्रयोग। ठीक है, ये विशेषकर फारसी विशेषता है, क्योंकि फारस की उस समय फारस में जो कई राजा महाराजा थे काफी समृद्ध थे, तो पैसा था तो उड़ाएंगे ही, तो क्या करते थे, चित्र के किनारे के बॉर्डर सोने चांदी के बनाते थे। तो भारतीय जो कलाकार है उन्होंने भी इस चीज को देखा और इससे सीखा। तो फारसी विशेषताएं मैंने बता दी, यहाँ पर मैंने बता दिया हिंदुस्तानी विशेषताएं, तो दोनों हो गया। अब मैं निष्कर्ष लिखूंगा। निष्कर्ष क्या लिखूंगा, इसके अलावा यूरोपीय प्रभाव भी था। उदाहरण के तौर पे ऑयल पेंट का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। हालांकि अंतिम वर्षों में दरबारी कला के ह्रास से, क्यों ह्रास हुआ मैंने शुरू में ही बता दिया था, औरंगजेब के कारण ह्रास हुआ, से क्या हुआ, राजपूताना, इसमें आपको याद होगा किशनगढ़, बूदी, मेवाड़ शैली। ठीक है, इतना नहीं टाइम है कि हम लिखें कि चीजों को समझाएं, एवं पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली का कुछ उदाहरण मैं बता दे रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, कांगड़ा, बशोली, ये सब जैसी क्षेत्रीय चित्रकारी शैलियों का भी विकास हुआ। ये निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। अलग अलग तरीके का आप निष्कर्ष चाहें तो लिख सकते हैं। कई लोग चाहें तो बता सकते हैं कि आखिरी काल में दरबारी कला का ह्रास हुआ और राजपूताना, यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल, एवं पहाड़ी शैली 2-3 एग्जाम्पल, इससे भी कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आंसर आपको पसंद आएगा काफी। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जो केवल स्ट्रक्चरिंग करनी है। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग थोड़ी सी टाइपिंग में एरर है। समानुषांगिकता, ये श ये वाला है, खटकोड़ वाला श है। ठीक है, तो समानुषांगिकता के सिद्धांत एवं इसको कई बार सहायिकता का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर सहायिकता का सिद्धांत आए तो भी यही चीज है, दोनों में बहुत अंतर नहीं है। तो समानुषांगिकता के सिद्धांत व इसके महत्व की व्याख्या कीजिए, तो यानी इसका सिद्धांत बताना है, इसके महत्व की व्याख्या करनी है, तो दूसरा पार्ट। एवं चर्चा कीजिए कि 73वां संशोधन मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसे प्राप्त करने हेतु किस प्रकार प्रयास करता है। ठीक है, तो ये बात आपको चर्चा करनी है। इंग्लिश में पढ़ता हूं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, इट्स इंपॉर्टेंस एंड डिस्कस हाउ द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ट्राइज टू अचीव इट। तो कैसे ये प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब देखिए सेकंड ARC, तुरंत देखिए सेकंड ARC अगर जिसके पास है उसको ओपन करें, वहां पे समानुषंगिकता की डिफिनीशन दी हुई है क्लियर, और आप समझेंगे कि सेकंड ARC में क्यों बोलता हूं कि पढ़ा जाए। ठीक है, क्योंकि सीधे अगर प्रश्न आता है समानुषंगिकता, इधर उधर भटकने से अच्छा है सेकंड ARC की डिफिनीशन यूज की जाए। तो क्या कहा गया है सेकंड ARC में डिफिनीशन, एक केंद्रीय प्राधिकरण वह कार्य न करे जो एक स्थानीय सरकार द्वारा कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। सीधी बात है, मतलब केंद्र सरकार वो काम न करे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन द्वारा किया जा सकता है, बल्कि केंद्रीय प्राधिकरण एक सहायक की भूमिका में हो। यानी जो केंद्रीय प्राधिकरण वो क्या करे, इन जो स्थानीय सरकार है, जो ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट है, उसकी सहायकता का काम करे, यानी सब्सिडियरिटी का काम करे। इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो यही है डिफिनीशन। इसमें आप चाहे तो 1-2 लाइन कुछ ऐड कर सकते हैं, ऐसे मत ऐड करिएगा क्योंकि प्रश्न अपने आप में बड़ा हो जाएगा। 250 शब्दों का प्रश्न है और 3 पार्ट पूछ रखा है। क्यों, सिद्धांत पूछा, इसके महत्व की व्याख्या करने को बोला, यानी आपको थोड़ा महत्व भी एक्सप्लेन करना है, तो 100 शब्द यहां चले जाएंगे। चर्चा करनी है कि 73वां संविधान संशोधन किस प्रकार प्रयास करता है, यानी कुछ पॉजिटिव में बताएंगे, कुछ निगेटिव में बताएंगे, यही तो चर्चा करेंगे, इन मुद्दों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो अब देखिए स्ट्रक्चरिंग का जो दूसरा पार्ट है, यानी महत्व, तो महत्व क्या है, इससे भागीदारी आधारित मतलब पार्टिसिपेटरी शासन होगा। सीधी बात है। अब आपको यह समझ लेना है, सहायकता का सिद्धांत कुछ नहीं है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अगर बढ़ावा दिया जाए तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस पे काम करती हैं, सहायकता के सिद्धांत पर काम करती हैं, यानी समानुषांगिकता के सिद्धांत पर काम करती हैं। तो जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को हम बढ़ावा देंगे, यानी ग्राम सभाओं का निर्माण करेंगे, उससे क्या होगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होगा, उससे भागीदारी आधारित शासन होगा, यानी जनता अधिक से अधिक पार्टिसिपेट कर पाएगी, गांधी जी का ग्राम स्वराज सृजित होगा, प्रशासनिक आर्थिक दक्षता आएगी। कैसे आएगी भाई, जो स्थानीय सरकार होगी उसको पता होगा कि कौन कौन से संसाधन हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। मान लीजिए कोई राजस्थान में गवर्नमेंट है, उसको पता है कि यार यहाँ पानी लिमिटेड है, तो वो क्या करेगी, यहाँ पर ऐसी कोई कृषि नहीं करेगी जिसका वहाँ के खेतों को नुकसान हो जाए। इस बात को समझिएगा। ठीक है, वो फसलों का चयन उस हिसाब से करेगी। उसको पता है कि यार हमारे यहाँ खेतड़ी में तांबे की खान है, तो क्यों तांबों का निष्कर्षण किया जाए। तो यानी स्थानीय संसाधनों का उचित प्रयोग हो सकेगा। वो देखेगी कि हमारे यहाँ टॉयलेट की जरूरत है, लेकिन टॉयलेट कौन से चाहिए, यानी आप कह सकते हैं थिंक लोकल एक्ट लोकल। टॉयलेट अगर मान लीजिए उनके यहाँ पानी वाले आप बना दे, जिसमें पानी से ही सारे जो भी कार्य होते हैं टॉयलेट में पानी के द्वारा हो, उससे वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों, वहां पे पानी है ही नहीं, तो टॉयलेट में कहां से यूज करेंगे, तो शौचालय सारे खराब हो जाएंगे। इसकी जगह क्या करेंगे, वहां पे बायोगैस, तो वो देखेंगे, वो चीजों को समझेंगे कि बायो टॉयलेट बनाया जाए। ठीक है, तो यानी क्या होगा, संसाधनों का उचित प्रयोग हो सकेगा।
चौथी पर जवाबदेही। सीधी बात है, जब निचली गवर्नमेंट, आप सोचिए आपके घर के बगल में 10 लोगों ने मिलकर एक आदमी को बना दिया कि ठीक है आप पंचायत का हैं, आप यहाँ पे काम करिए। अब अगर मान लीजिए उसने कुछ गड़बड़ी की तो आप लोग उसकी जवाबदेही तय कर सकते हैं, उसको बुला के हड़का सकते हैं, उसको डांट सकते हैं, क्योंकि उसको आपके साथ ही रहना है। ठीक है, आपके साथ ही रहना है, यानी आप जवाबदेही अच्छे तरीके से सृजित कर सकते हैं। और इसी के लिए एक उपकरण प्रयोग किया जाता है जवाबदेही के लिए, सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिटिंग। तो इसको आप चाहें तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे कोट कर सकते हैं, उदाहरण के तौर पे सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से जवाबदेही तय करना, ये भी एक महत्व है। जो पांचवा महत्व क्या है, बेहतर आंकड़ों के द्वारा नीति निर्माण होगा। और आपको पता चलेगा, आप जैसे मान लीजिए लोकल गवर्नमेंट है तो उसको पता है कि हमारे यहाँ इतने लोग कुपोषण से ग्रस्त हैं, हमारे यहाँ इतनी महिलाओं में रक्तअल्पता है, हमारे यहाँ इतने घर में क्या है शौचालय नहीं है, उसको पता है। और उस हिसाब से वो नीतियां बनाएगा कि यार ऐसा है, ये धन यहां अलॉट किया जाए, ये धन अलोकेशन यहां हो। केंद्र सरकार को नहीं पता होता है कि ये राज्य और राज्य के अंदर भी जो पंचायतें हैं वहां पर किस चीज को किसकी जरूरत है, केंद्र सरकार को नहीं पता होता। बेसिकली आप कह सकते हैं ये बॉटम टू अप अप्रोच है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बॉटम टू अप अप्रोच ऑफ गवर्नेंस है। भारत जैसे देशों में अधिक प्रासंगिक है ये जो सब्सिडियरिटी का प्रिंसिपल है, भारत जैसे देशों में अधिक प्रासंगिक है। क्यों? गांधी जी का ग्राम स्वराज भी इसी पे आधारित था। देखिए आप बात समझिएगा, भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग संस्कृतियां हैं, यानी ग्राम सुशासन की इनको आवश्यकता है। संस्कृतियां अलग अलग है, इतना बड़ा देश है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बना दें तो पता चला जो किनारे के राज्य वहां पे छूट जाए। इसको हम कहते हैं डिस्टेंस डिके रूल। डिस्टेंस डिके रूल क्या होता है? बेसिकली ये होता है डिस्टेंस डिके रूल, यानी जो सेंटर है, सेंटर पे तो ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे ग्रोथ डाउन होना शुरू हो जाएगा, यानी ग्रोथ घटने लगेगा। और ये जब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो उसकी एक ये प्रॉब्लम होती है। और आप सोचिए अगर मान लीजिए ऐसी गवर्नमेंट हर जगह बना दिया जाए, थोड़े थोड़े दूर पे, जिसको हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन, तो क्या होगा, हर जगह समान विकास होगा। यानी एक महत्व ये है कि यह असमान विकास की जो भारत में समस्या है उसको दूर कर सकता है और भारत जैसे देशों में अधिक प्रासंगिक है। ठीक है, ये बात समझिएगा। अब बोला है जो सेकंड पार्ट में बोला है 73rd अमेंडमेंट किस तरह से सब्सिडियरिटी को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो कैसे करता है, उसने क्या किया, ग्राम सभाओं को संवैधानिक दर्जा देके उसकी अनिवार्यता बता दी। ठीक है, मतलब अनिवार्य कर दिया कुछ विशेष परिस्थितियों में छोड़ के, जैसे अरुणाचल प्रदेश या गोवा, कुछ ऐसी परिस्थितियों में छोड़ के अनिवार्य कर दिया कि हर राज्य में 3 स्तरीय ग्राम पंचायतें होंगी। ऐसी बात कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दी, तो यानी अनिवार्यता कर दी। 11वीं अनुसूची के माध्यम से 29 विषयों का हस्तांतरण किया गया। ये आपको पता होगा, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ऐसे विषय स्थानीय सरकार को दे दिए गए। अब वो उस पे नियम बनाए, वो उस पे चीजें बनाए, वो उसको देखें, देखभाल करें, तो ये काम किया गया। कर वसूलने की भी शक्ति दी गई, जैसे जो स्थानीय सरकारें हैं वो थोड़ा मोड़ा कर ले सकती हैं, जैसे पुल, पथ कर, लाइट कर, मंडी लगा सकती हैं उसका कर, ठीक है, जो सामुदायिक भवन है उसका यूज करने का कर, तो कर वसूलने के भी व्यापक अधिकार दिए गए। 3F के प्रावधान किए गए। 3F कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हमेशा ये कीवर्ड है, फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज, यानी वित्त, कार्य और कार्य करने वाले मतलब विशेषज्ञ सदस्य, जो लोग काम करेंगे, जो योजना बनाएंगे। जैसे अगर आप में से किसी ने अगर अमेजन प्राइम पे जो आने वाली पंचायत देखी है, पंचायत में जानबूझ के बोलना है पंचायत, ठीक है, तो पंचायत अगर जो अभी प्राइम पे जो शो चल रहा है टीवी अमेजन प्राइम पे, तो आपने अगर उसको देखा होगा तो आपने देखा होगा उसमें एक सचिव जी होते हैं। ठीक है, तो सचिव जी होते हैं, वो सचिव जी बताते हैं कि ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, योजनाओं को लागू कराते हैं। ठीक है, यानी विशेषज्ञ सदस्यों की भी वहां पे नियुक्ति की जाती है, उसी को बोलते हैं हम फंक्शनरीज। ठीक है, तो 3F के प्रावधान किए गए, और जिसने नहीं देखा है मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि 5-6 घंटे लगते हैं उसको देख के एंजॉय करें लाइफ को। ठीक है, फिर नियमित चुनाव का प्रावधान किया गया कि नियमित चुनाव हो, नियमित वित्त आयोग बने, इनको वित्त मिल सके। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपको बताना है कि हालांकि प्रावधान किए गए। देखिए क्या पूछा है, प्रश्न एक बार वापस पढ़ता हूं, आपको समझा देता हूं। बोला है 73वां संशोधन प्राप्त करने हेतु किस प्रकार प्रयास करता है, इसकी चर्चा कीजिए। तो इसने प्रयास किया, वो हमने बताया कि इस प्रकार प्रयास करता है, लेकिन क्या प्रयास पूरी तरह से सफल हो गया? प्रयास तो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। आप चाहें तो यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, महिला आरक्षण के माध्यम से जो महिलाओं को यहाँ पर स्पेशल भूमिका दी गई है। तो आपको पता होगा कि यार पंचायतें भारत में उतनी सफल नहीं है। 1-2 राज्य छोड़ दिया जाए, केरल, कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु, 1-2 दक्षिण भारत के राज्य छोड़ दिया जाए, तो भारत में उत्तर प्रदेश में तो खास करके आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा भ्रष्ट पंचायतें हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा भ्रष्ट हैं, दारू और जो मुर्गा ये सब खूब कटता है जब पंचायत इलेक्शन आते हैं। तो ठीक है, तो कुछ चुनौतियां आप बता दीजिए। चुनौतियां ये हैं कि भाई इसने 73rd अमेंडमेंट ने कोशिश तो बहुत की, पूरी तरह सफल नहीं पाया। क्यों?
3F का प्रावधान है परंतु धरातल पर नहीं, यानी फंड भी नहीं है, फंक्शन भी नहीं है, फंक्शनरीज भी नहीं है। जो राज्य सरकार है वो क्या करती है, इनको पैसा देने से कतराती हैं, ये अपने टैक्स लगा नहीं पाते हैं। सीधी बात है, मान लीजिए कोई प्रधान है, ग्राम प्रधान है, ऐसे समझिएगा, मान लीजिए कोई ग्राम प्रधान है और उसने बोला कि ठीक है हम पथ कर लगाएंगे और सब घर वाले पैसा दो, अगली बार उसको जिताएंगे लोग? कतई नहीं जिताएंगे, है ना, ये बात समझिएगा। तो 3F वाकई में नहीं है। भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, और मुखौटापति की एक कॉमन समस्या आपने देखा होगा। इसके अलावा आप 2-4 पॉइंट जो रटे हुए हैं लिख सकते हैं, जैसे क्षमता निर्माण नहीं है, ठीक है, अधिकारी यानी प्रशासनिक नौकरशाही, ये कुछ पॉइंट आप चाहें तो टू द पॉइंट लिख के चुनौतियां बता सकते हैं। अब आप निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि भारत सरकार कुछ प्रयास कर रही है। क्या प्रयास कर रही है? जैसे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाई है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने, ग्राम स्वराज योजना चलाई है, इसको बारे में पढ़ें, प्रीलिम्स में बहुत काम आएगा। और वित्त आयोगों की नियुक्ति कर रही है, और वित्त आयोग जो केंद्रीय वित्त आयोग है वो भी क्या करता है, ग्राम सभाओं को कितना धन मिलेगा वह भी निर्धारित करता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा डिस्कशन का नया तरीका है ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और कृपया जो आज का लेक्चर है अब यहीं पे समाप्त होता है, और अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।